विद्यार्थी मित्रों, सुलभ भारती कक्षा 8वीं से आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ गज़ल, जिसके रचनाकार हैं रमेश दत्त शर्मा। प्रस्तुत गज़ल में गज़लकार रमेश दत्त शर्मा दूसरों के प्रति व्यवहार के बारे में प्रेरणा दे रहे हैं। उनका मानना है कि हमें प्यार के साथ ही मधुर वचन बोलना चाहिए, आवश्यकता के समय अवश्य बोलना चाहिए और कुछ भी कहने से पहले अपनी बात पर विचार करना जरूरी है। इन सब गुणों को सिखाने आ रहे हैं इस गज़ल के माध्यम से। ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। तो जैसा कि नाम है ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए, वैसा ही हम इससे प्रेरणा प्राप्त करेंगे। और इससे पहले थोड़ा रमेश दत्त शर्मा, जो कि इस गज़ल के रचनाकार हैं, उनकी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेना ज़रूरी है। उनका जन्म 1939 जलेसर, एटा, उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु इनकी 2012 में हुई। ये 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करते रहे। इनको विज्ञान लेखन में अनेक पुरस्कार मिले। और इस गज़ल में शेरों में शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुरभाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। इनका मानना है कि हमेशा होठ सीकर बैठना उचित नहीं है, आवश्यकता अनुसार आक्रोश भी प्रकट करना जरूरी है। चलिए एक एक पंक्ति का हम भावार्थ समझेंगे। सरल भाषा में मैं सिखाने का प्रयास करूंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। चलिए विद्यार्थियों, मैं सरल भाषा में सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कवि? वाणी, वाणी मतलब अपनी बोली। हे मानव, अपनी वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, मतलब शहद जैसी मिठास घोलना सीखो, अर्थात मधुर भाषी बनो, मीठा बोलो। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। तुम दूसरों से मीठे शब्दों में ही बात करो, जब भी बोलो प्यार से बोलो और जब आवश्यकता हो तब भी बोलो। तो हे मनुष्य, अपनी वाणी में शहद जैसी मिठास घोल लो, मधुर भाषी बनो और तुम दूसरों से मीठे शब्दों में ही बात करो, प्यार से बोलो। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। आगे ये मशविरा देते हैं, सलाह देते हैं कि चुप रहने के अनेक लाभ हैं। और लाभ क्या क्या हो सकते हैं? एक तो ऊर्जा बचती है, समय बचता है और वो उस ऊर्जा और समय का हम दूसरे कोई अच्छे कार्यों में उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमेशा चुप रहो, जब बोलना पड़े तब भी बोलो। और ऐसा नहीं कि हमेशा चुप ही रहो, लेकिन जब बोलने का वक्त आए उस वक्त पर अवश्य बोलो। जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। जुबा मतलब अपनी जुबान, अपनी आवाज़, वाणी। वक्त मतलब समय। जब समय आए तब आप अपना मुंह अवश्य खोलें। तो जब आवश्यकता हो तब ज़रूर बोलें, लेकिन बिना मतलब के ना बोलें। चुप रहने के भी फायदे हैं। एक तो अपना समय बचता है और एक अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं होती। फिर आगे की पंक्तियों में, कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। तो हम बिना सोचे समझे किसी को कुछ भी कह देते हैं और बाद में हमें पछताना पड़ता है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि किसी को कुछ कहने से पहले अपनी बात पर विचार करना और फिर बोलना सीखो। बोलने से पहले अपने शब्दों को तोलने की आदत बनाओ। तोलने की आदत मतलब एक एक शब्द को सोचकर ही बोलो, बिना सोचे मत बोलो। ऐसा ना हो कि आपकी बातें सामने वाले को दुख पहुंचाए। तो ऐसी बातें मत बोलो कि सामने वाले को दुख पहुंचे और बाद में आपको पछतावा हो। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। मतलब कभी कभी हमारी बातें और सामने वाले की बातें
विचारों में मेल नहीं खाती हैं तो उसमें तू तड़ाक हो जाती है। तो जब विचारों का मतभेद हो तब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो अपने आप को उस समय चुप रखने की कोशिश करो। सामने वाले से तू मैं की स्थिति बन जाए तो खुद ही अपने आप को कंट्रोल कर लो, चुप रह लो, उसी में भलाई है। आगे कवि कहते हैं, पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। तो किसी भी परिस्थिति में दूसरों पर क्रोध में फट पड़ने के स्थान पर प्यार का प्रकाश फैलाना चाहिए। उसमें गुस्सा होने की बजाय प्रेम दिखाना चाहिए, क्योंकि क्रोध की प्रतिक्रिया में क्रोध ही मिलता है और बात हाथ से निकल जाती है, बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि कड़वी बोली हमेशा रिश्ते खराब करती है। तो पटाखे की तरह फटने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा क्रोध दिखाना। तो दूसरे पर क्रोध मत करो, जब क्रोध आए तब प्यार ही दिखाओ, नहीं तो बाद में ये बात हाथ से निकल जाएगी और अपनी वाणी जो हम दूसरों पर बरसाते हैं वो हमेशा दूसरों को पीड़ा पहुंचाती रहेगी और हमें भी पछतावा होता है। रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए, तो हमेशा प्यार ही फैलाओ, प्यार का प्रकाश ही दूसरों तक पहुंचाओ। तो कटु वचनों से तो रिश्ते बिगड़ जाते हैं। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी वाणी के गुल रोपना सीख लीजिए। तो बच्चों, कवि कहते हैं कि कटु वचनों से कांटे ही मिलते हैं। हम जितना कड़वा बोलेंगे उतना ही हमारा रिश्ता खराब होगा। अतः कटु वचनों को त्याग दो। मीठी वाणी के गुल रोपना, गुल मतलब गुलदस्ते, रोपना मतलब बोना। तो मीठी वाणी के गुल रोपना सीख लीजिए। तो मीठी वाणी रूपी फूल के पौधे लगाओ और कड़वे वचनों को त्याग दो। आगे कवि कहते हैं, बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदलकर उसे मोड़ना सीख लीजिए। यदि बात करते करते कोई ऐसा प्रसंग आ जाए कि किसी की बात आपको या आपकी बात किसी दूसरे को चुभने लगे तो उस बात को प्यार के मोड़ पर लाना सीख लो। उस बात को कैसे टालना है, कैसे अलग वे में समझाना है, वो आप सीख लो। कभी कभी होता है कि सामने वाले की बात हमें चुभ गई है तो उस बात को नकार कर उसकी जगह कोई अच्छी बात रख कर उस बात को भूलने की कोशिश करो। तो वो रास्ता ही मोड़ लो जिस पर हमें कोई बात चुभे, ताकि वातावरण की कटुता दूर हो सके। और ये किसने कहा कि होठ सीकर के बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। तो हमारा कहने का मतलब ये नहीं, कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि आप हमेशा चुप ही रहो, आप कुछ बोलो ही मत, सामने वाले की बात चुभे तो भी मत बोलो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप पर किसी प्रकार का अन्याय हो रहा है या कोई आप पर अत्याचार कर रहा है तो उस समय चुप रहना भी अन्याय ही होगा। इसलिए ज़रूरत के समय भी आप मुंह जरूर खोलें और सही शब्दों का प्रयोग करें। तो हमें ऐसी परिस्थिति में डटकर जोरदार शब्दों से उसका विरोध जरूर करना चाहिए जो हमारे ऊपर अत्याचार करता है। तो धन्यवाद मेरे विद्यार्थी मित्रों, ये गज़ल आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और बहुत ही अच्छी गज़ल है जो कि हमें बहुत सारे गुण भी सिखाती है और कहीं ना कहीं जीवन में व्यवहार करने के तरीके सिखाती है, प्रेरणा देती है। चलिए आगे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, प्रवाह तालिका पूर्ण करो, ये भी देख लेते हैं। कवि ने इन बातों को सीखने को कहा है। कौन सी बातों को सीखने को कहा है? वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, है ना, ये पहला आ जाएगा। फिर दूसरा आ जाएगा प्यार से बोलना। फिर तीसरा आ जाएगा ख्यालों को खुद से तोलना। और चौथा आ जाएगा अपने आप को टोकना। तो इस तरह से ये आप पूरा कर सकते हैं। चुप रहने के 4 फायदे हैं। कौन कौन से हैं मैंने बताए थे। आपकी एनर्जी बचेगी, मतलब ऊर्जा की बचत होती है, और साथ ही दूसरों से मनमुटाव नहीं होता। अगर हम कम बोलेंगे तो किसी से तू मैं की शिकायत नहीं होती, समय भी बचता है और ऊर्जा को हम
अपनी एनर्जी है उसको कहीं दूसरी जगह अच्छे कार्य में लगा सकते हैं। इस तरह से इसके 4 आप लिख सकते हो। कविता की अंतिम 4 पंक्तियों का अर्थ लिखो। तो अंतिम 4 पंक्तियाँ कौन सी थी, देख लेते हैं। चलिए, ये है कि बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। अगर हमें किसी की बात बुरी लगे या हमारी बात किसी को बुरी लगे, चुभने लगे, तो उसको हमें प्यार के प्रकाश में बदल देनी चाहिए। उस बात को हमें इग्नोर कर देना चाहिए। और ये किसने कहा, होठ सीकर बैठो। होठ मतलब अपने होठ, सीकर मतलब सील कर। तो ये किसने कहा कि आप होठ बंद करके रखो। जब ज़रूरत पड़े या कोई आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है तो आप अपनी ज़ुबान ज़रूर खोलिएगा और उसका अपनी दमदार आवाज़ के साथ उसका विरोध करना सीख लो। तो ये कवि इन 4 पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं। तो कविता में आए इस अर्थ के शब्द लिखो। मधु का अर्थ क्या है, शहद। कड़वे का आया है कटु। और विचार का अर्थ है वाणी। और आवश्यकता मतलब ज़रूरत। तो इस तरह से ये शब्द आए हुए हैं। विचार का मतलब ख्याल लिख सकते हो आप, ठीक है। फिर आगे हैं, उपसर्ग और प्रत्यय अलग करके मूल शब्द बनाओ। तो उपसर्ग और प्रत्यय अलग करके मूल शब्द कैसे बनेंगे। जैसे भारत है, भारतीय, तो इसमें ये प्रत्यय लगा है, भारत हो गया मूल शब्द। आस्थावान, तो आस्था मूल शब्द है और वान प्रत्यय है। हमेशा बच्चों प्रत्यय बाद में लगता है, मैं इसके लिए वीडियो अलग से अपलोड कर दूंगी। उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है और मूल शब्द क्या होते हैं। व्यक्तित्व है, तो व्यक्ति एक मूल शब्द है और त्व इसका प्रत्यय है। स्नेही, स्नेह मूल शब्द है और इल प्रत्यय है। बेबात, बे उपसर्ग है और बात मूल शब्द है। निरादर, तो आदर एक मूल शब्द है और निर उपसर्ग है। प्रत्येक, प्रति एक मूल शब्द है और इक एक प्रत्यय है। सुयोग, सु उपसर्ग है और योग एक मूल शब्द है। यातायात की समस्याएं एवं उपाय विषय पर निबंध। निबंध मैंने बच्चों आपको समझाया है कि कैसे निबंध, एक अच्छा निबंध कैसे लिखें, उनको लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखें। तो उस आधार पर आप ये निबंध तैयार कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस आधार पर आप ये निबंध लिख सकते हैं। फिर भी अगर आपको चाहिए कि ये निबंध की मैं तैयारी करवाऊँ तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। चलिए, धन्यवाद मेरे विद्यार्थी मित्रों, आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। ये गज़ल हमें बहुत ही अच्छी प्रेरणा देती है और अच्छा लगा तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।